जोधपुर में 3 दिन पहले हुई साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सरकार से इस मामले में किसी भी तरह की बात छिपाने से बचने और पारदर्शी जांच की मांग की है। उदयपुर दौरे पर पहुंचे पायलट ने केंद्र सरकार के आगामी बजट और नीतियों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने स्पष्ट कहा कि सरकार को इस प्रकरण में कोई भी तथ्य छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए या जिसके खिलाफ प्रमाण सामने आए उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। रविवार को सचिन पायलट उदयपुर दौरे पर रहे। वे सुबह करीब 8 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से सीधे भुवाणा क्षेत्र में पीसीसी मेंबर दुर्गा सिंह राठौड़ के पिता के निधन पर शोक जताने उनके निवास पहुंचे। इसके बाद पायलट राजसमंद जिले के नाथद्वारा रवाना हुए, जहां वे कांग्रेस नेता देवकी नंदन गुर्जर के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान सचिन पायलट ने केंद्र सरकार के आगामी बजट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि इससे सरकार की मंशा झलकती है। पायलट ने आरोप लगाया कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा सरकार उन मुद्दों पर ध्यान दे रही है जिनका जमीनी असर नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि गांव के विकास से जुड़े फैसले भी दिल्ली से थोपे जा रहे हैं, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। पायलट ने उम्मीद जताई कि सरकार बेरोजगारी, युवाओं और मध्यम वर्ग को राहत देने वाले ठोस कदम उठाएगी, क्योंकि आम जनता आज भी सीधे तौर पर सरकारी नीतियों से प्रभावित हो रही है। सर, जालोर में जो साध्वी जी का जो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। जो ऐसी मृत्यु हुई है, कथित रूप से सुसाइड किया है, कौन उसमें इन्वॉल्व थे, तो सरकार को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जांच हो और जो भी उसमें दोषी पाया जाए, प्रमाण पाया जाए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज केंद्र सरकार अपना बजट प्रस्तुत करेगी और हमने देखा है पिछले कई सालों से बजट होता है सरकार की मंशा जाहिर करने का जरिया होता है। ये खाता नहीं है गुना भाग का। और कई सालों से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ उन मुद्दों पर जो धरातल पर बहुत प्रभावी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ अभी सरकार ने नया कानून बनाया है नरेगा को लगभग समाप्त करने का। वो कहते हैं कि हम इसको रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस देश में औसत जो नरेगा का यूज़ हो रहा है वो 35 दिन का हो रहा है और ये 125 का वादा कर रहे हैं। और जो पहले निर्णय लिए जाते थे गाँव के अंदर, पंचायत के अंदर, और सरपंच और जनप्रतिनिधि डिमांड करते थे पैसे की और बजट की कमी नहीं थी। अब सरकार अपना बजट तय कर दिया है, काम क्या होंगे वो दिल्ली और राजधानी से थोपा जाएगा। तो जो सबसे गरीब तबका है उसके पास जो सुरक्षा कवच है अपना आर्थिक रूप से, उसको छीनने का काम सरकार कर रही है। इसी जिद के साथ उन्होंने 3 काले कानून बनाए थे, वापस लेने पड़े। बहुत साल पहले इन्होंने जमीन अधिग्रहण कानून को संशोधन करने का एक कोशिश की पार्लियामेंट के अंदर। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, वापस हाथ खींचना पड़ा। नरेगा को लेकर भी उन्होंने नाम बदलकर महात्मा गांधी जी का नाम हटाया है और इसको जानबूझ के राज्य सरकारों पर बोझ डाल दिया। पहले 90-10 का रेशो होता था केंद्र सरकार राज्य सरकार का, अब 60-40 कर दिया। तो निर्णय लेने की शक्ति खत्म कर रहे हैं, सेंट्रलाइज कर रहे हैं, बजट को कैप कर रहे हैं और राज्य सरकार पर बोझ डाल रहे हैं। तो जानबूझकर इस पूरी स्कीम को जो हमने अधिकार कानून लेके बनाया, संवैधानिक अधिकार बनाया था, उसको छीनना चाहते हैं। आज बजट पेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बहुत इस देश में सबसे ज्वलंत समस्या है वो नौजवानों की बेरोजगारी की है और दुर्भाग्यवश लगातार आर्थिक वृद्धि हो रही है देश में, लेकिन जो नौजवानों को प्रोडक्टिवली एम्प्लॉय करने का एक वातावरण बनाना चाहिए, सरकार नहीं बना पा रही है। आज डॉलर के मुताबिक रुपए की क्या हालत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम लगातार गिर रहा है, लेकिन ग्राहकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, जो लाखों करोड़ का उनका कर्जा माफ़ हो रहा है, उनके सरकार काम कर रही है। हमारे हवाई अड्डे, हमारे पोर्ट्स, रेलवे, खान खदान, वो सब निजी हाथों में दे रहे हैं। और जो मध्यम वर्ग है उसको राहत देने के सरकार ने कदम नहीं उठाए। हम चाहेंगे कि सरकार आने वाले जो अगला वित्तीय वर्ष होगा इसमें राहत दे गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, मध्यम वर्ग को। और चुनाव से पहले आप लोगों के खाते में पैसे डाल सकते हो चुनाव जीतने के लिए,
लेकिन जब आज ज़रूरत है लोगों को, किसान को, कर्जा माफ़ी की, गृहिणियों को, बच्चों को, महिलाओं को, उनके लिए सरकार बजट में नहीं कर रही है, बड़ा दुख की बात है। सोने चांदी के भाव बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कल 1 लाख रुपए डाउन हो गया था एकदम, तो कैसे देख रहे हैं आप? तो ये तो भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अब शादी ब्याह का समय है, लोगों की पहुँच से सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। और मत भूलिए कि देश में जितना विकास हो रहा है, बहुत बड़ा तबका हमारा ऐसा है जो उससे वंचित रहा है। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आज निर्भर रहते हैं सरकार की योजनाओं पर, स्कीम्स पर, सरकार की मदद पर। तो मुझे लगता है जो सब्सिडी और मदद करनी चाहिए, सरकार इजाफा करे। और महंगाई जो है, आज हर चीज़ महंगी हो रही है और सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही। अब बजट से पूर्व आज गैस सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए। अभी तो बहुत कुछ बढ़ सकता है, मैं कह रहा हूँ महंगाई जो है अनकंट्रोलेबल है। सरकार ने लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया है, उनको सिर्फ भाषण देना है, प्रचार करना है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया पे अपनी चीख थपथपानी है। और जो लोग आज गरीब हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निर्धन हैं, असहाय हैं, उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो मुंबई में जो उपमुख्यमंत्री पत्र हुआ था, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? पवार जी के 4 दिन ही हुए हैं, तो उससे पूरी इतनी बड़ी दुखद घटना थी अजीत पवार जी का, जिस प्रकार हादसा हुआ, विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, बड़ा सदमा हम सबको लगा। वो एक पुराने नेता थे, राष्ट्र की राजनीति में उनका बड़ा प्रभाव था। लेकिन अब दोनों दल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी किया जाए, देश और प्रदेश के हित में लोग पार्टियाँ काम करेंगी तो बेहतर रहेगा। सिद्धेया की शपथ समारोह में शामिल हुए। मैं इसको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।